हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। जैसा कि आपको पता होगा कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए पीएफ इंटरेस्ट रेट को 8.1% घोषित किया गया था, जो कि 4 डेकेड में सबसे कम था। 50 मिलियन सब्सक्राइबर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ठीक करने के लिए ये जो कम इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है ये अगले फाइनेंशियल ईयर में ना हो, इसके लिए ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा फैसला लेने के बारे में सोच रही है। बेसिकली यहाँ पे ईपीएफओ इस बात पे विचार कर रही है कि जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, इस फंड का जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उसका लिमिट अभी 15% है, तो इसको बढ़ा करके 25% कर दिया जाए। इसी के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं मिंट का आर्टिकल है ये, ईपीएफओ मूल्स रेजिंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिट टू 25% फ्रॉम एग्जिस्टिंग 15%। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा ईपीएफओ के बारे में बात कर लेते हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। अब इंडिया में देखिए बहुत सारे ऐसे सेविंग्स हैं जो कि वॉलंटरी है, जैसे कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो गया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो गया। तो ये सब आपके ऊपर है, आपको मन है तो आप कर सकते हैं, नहीं मन है तो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सेविंग हैं जो कि यहाँ पे मैंडेटरी है। जैसे कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए अनिवार्य है कि आपका एक पीएफ अकाउंट होना चाहिए, जिस पीएफ अकाउंट में हर महीने आपकी सैलरी का 12% जाता है और उतना ही पैसा जो आपकी कंपनी है वो उसके अंदर पे करती है। हालांकि कंपनी जो 12% आपको देती है उसमें से 3.67% ही डायरेक्ट आपके पीएफ अकाउंट में जाता है। बाकी का जो पैसा है 8.33% वो पेंशन स्कीम के अंदर चले जाता है। यहाँ पे आपका पीएफ अकाउंट में जो भी पैसा जमा होता है उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो तय किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के द्वारा। जैसे कि अभी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.1% है पर एनम, और साथ ही में यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, जो भी आप पैसा जमा करते हैं वो यहाँ पे मंथली कैलकुलेट होता है। जैसे कि 8.1% तो पर एनम का है, 1 साल के लिए है, तो मंथली आपके पैसे के ऊपर कैलकुलेट होता है, हर महीने कैलकुलेट हो गया और साल के अंत में जो भी आपका पैसा बनता है वो यहाँ पे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। बेसिकली यही है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। नाउ इस फंड में जो भी पैसा जमा होता है, 2015 से पहले क्या था कि ये सारा पैसा किसी फिक्स्ड इनकम एसेट में इन्वेस्ट किया जाता था, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गया, प्राइवेट सेक्टर जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता था। लेकिन 2015 में क्या होता है, बहुत सारे डिबेट के बाद, बहुत ज़्यादा ओपोजिशंस के बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि ईपीएफओ अब इक्विटी के अंदर भी इन्वेस्ट करेगी और जो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि इंडेक्स ईटीएफ उसके अंदर भी इन्वेस्ट करेगी। मार्च 2015 में ये डिसीजन लिया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में बताती हूँ। ईटीएफ जैसे कि आपका म्यूचुअल फंड होता है, तो म्यूचुअल फंड क्या है, आप पैसा जमा करते हैं और आपके पैसे को अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है, आपको एक मैनेजर एलोकेट किया जाता है। लेकिन इसी प्रकार से एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड होता है। तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपसे पैसा लिया जाता है लेकिन आपको मैनेजर एलोकेट नहीं किया जाता है, आपका पैसा एक इंडेक्स होता है उसके अंदर लगा दिया जाता है। मतलब वो इंडेक्स का जैसा परफॉर्मेंस होगा वैसा आपका फंड का परफॉर्मेंस होगा। तो एग्जैक्टली जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड होता है उसी प्रकार से ये ईटीएफ भी होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ही होता है। इसमें भी किसी प्रकार का मैनेजर एलोकेट नहीं किया जाता है, जैसा इंडेक्स का परफॉर्मेंस होता है वैसा इस फंड का परफॉर्मेंस होता है। बस डिफरेंस ये है कि जो आपका ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड होता है उसको आप स्टॉक एक्सचेंज में सेल या फिर बाय नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है उसको आप स्टॉक एक्सचेंज में सेल या फिर बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है शेयर के अंदर वो डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर शेयर में नहीं किया जाता है, ईपीएफ का पैसा वो ईटीएफ के अंदर ही इन्वेस्ट किया जाता है ना। यहाँ पे 2015 में जब ये डिसीजन लिया गया था तब ये भी डिसाइड किया गया था कि 2015 से पहले जितना भी कॉर्पस है, जो भी पैसा जमा है ऑर्गेनाइजेशन के पास, उस पैसे को हाथ भी नहीं लगाया जाएगा। 2015 के बाद से जो फ्रेश कंट्रीब्यूशन आएगा
उस पैसे को ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। और उस समय ये जो कंट्रीब्यूशन लिमिट है स्टॉक मार्केट के अंदर वो 5% था। उसके बाद इसको बढ़ा करके 10% कर दिया गया और 2017 में इस लिमिट को बढ़ा करके 15% कर दिया गया। अलग अलग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किए जाते हैं, ETF बेस्ड, सेंसेक्स बेस्ड ETF जो होता है, निफ्टी 50 ETF होता है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हो गए, भारत 22 इंडेक्सेस हो गए, तो इन सब में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ना। यहाँ पे न्यूज़ क्या है, तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO इस बात पे विचार कर रही है कि क्यों ना ये जो इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट का लिमिट है टोटल कॉर्पस का 15%, इसको बढ़ा करके 25% कर दिया जाए। और यहाँ पे होगा क्या कि पहले 15% से 20% बढ़ाया जाएगा पहले फेज़ में, और उसके बाद दूसरे फेज़ में 20 से 25% कर दिया जाएगा। ये डिसीजन लिया क्यों जा रहा है, क्योंकि देखिए सबको पता है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है, ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो इसीलिए यहाँ पे ये डिसीजन लिया जा रहा है। और EPFO का जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो किस में हो रहा है, डेट सिक्योरिटीज़ में हो रहा है, जिसमें रिस्क तो बहुत कम है लेकिन रिटर्न भी क्या आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, जिसके वजह से जो EPFO का टारगेट है उसको वो रीच नहीं कर पा रही है। और कहीं ना कहीं इसी के वजह से जो अभी इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया है 4 दशक में 8.1% कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका रीज़न ये भी है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया है कि स्टॉक्स में जो है एक्सपोजर को बढ़ाया जाए इन्वेस्टमेंट का। इसके अलावा अभी अगर हम बात करें तो अभी 15% लिमिट के हिसाब से हर महीने EPFO के द्वारा जो ETF है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसके अंदर 1800 से 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाता है। अब अगर हम पर दिन के हिसाब से ये बात करें कि जो EPFO है उसके पास कितना कंट्रीब्यूशन रिसीव होता है, तो वो 600 करोड़ है। हर दिन 600 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन EPFO रिसीव करती है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए चले जाता है क्लेम्स वगैरह को सेटल करने में, और जो बाकी 400 करोड़ रुपया बचा उस हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए 400 इंटू 30, तो 12,000 करोड़ यहाँ पे पर मंथ जो पैसा है वो EPFO के पास रहता है, और उस पैसे को इन्वेस्ट उनको करना रहता है डेट सिक्योरिटीज़ वगैरह में और आपका ETF वगैरह में। तो अभी तो 15% लिमिट है, अगर इसको 25% कर दिया जाता है तो इस हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 3000 करोड़ रुपया हो जाएगा। 3000 करोड़ रुपया हर महीने स्टॉक मार्केट के अंदर EPFO जो है वो इन्वेस्ट करेगी, जिसके बाद ज़्यादा रिटर्न आएगा, और हो सकता है कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाए ना। यहाँ पे ये डिसीजन कब तक लिया जा सकता है, तो अभी जो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ऑडिट कमेटी है वो 2 हफ्ते पहले उनकी मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में इस डिसीजन को लिया गया है। अब ये जो प्रपोज़ल है इसको बेसिकली जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मीटिंग होती है, जहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होता है PF के ऊपर मिलने वाला, तो ये जून के अंत में होने वाला है ये मीटिंग। तो इस मीटिंग में इस डिसीजन को रखा जाएगा, इस प्रपोज़ल को रखा जाएगा, और उसके बाद फिर जो लेबर एंड फाइनेंस मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके पास इस प्रपोज़ल को भेजा जाएगा फाइनल अप्रूवल के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस प्रपोज़ल को मंजूरी मिल जाए, और जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिट है EPFO के द्वारा उसको 15% से बढ़ा करके 25% कर दिया जाए। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।